हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि और आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखिए, पहले लिख रहे हैं, जैसे अमोनियम नाइट्राइट है, इसका डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन और वाटर में हो रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन और आयोडीन, ये हाइड्रोजन और आयोडीन गैसियस फेज में हैं, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये रिएक्शन करके HI बना रहे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है। तो इस फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं? एक। सेकंड रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं और हर एक रिएक्टेंट के एक एक मॉलिक्यूल है, यानी टोटल मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के अभिकारक के कुल अणु जो है 2 हैं। थर्ड रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं, NO और O2। फर्स्ट रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल, सेकंड के 1, यानी टोटल मॉलिक्यूल 3। तो यही जो मॉलिक्यूल्स या जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके पहले लिखा रहता है, जो ये अणुओं की संख्या या स्टाइकियोमीट्रिक गुणांक जो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखे रहते हैं, ये सिंपल रिएक्शन है। तो इसके जो प्राइमरी स्टेप है, प्राथमिक पद, उसमें के संतुलित समीकरण में जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी, जो इनकी नंबर होगी, वही इसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट in elementary step of balanced chemical equation। यानी किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, टोटल मॉलिक्यूल्स, उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो हमने ऊपर 3 रिएक्शन लिखी है। फर्स्ट
अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन, तो इसमें एक मॉलिक्यूल है, तो ये जो है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यानी एकाणुक अभिक्रिया है, यानी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है। सेकंड रिएक्शन, इसमें टोटल 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, यानी द्विअणुक अभिक्रिया होगी। और इसमें टोटल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 2 हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 होगी। थर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो ये आपकी कहलाएगी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये ट्राई मॉलिक्यूलर, ये बाई मॉलिक्यूलर और ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगी। और इस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 3 होगी, 3 यानी ट्राई मॉलिक्यूलर। इतनी चीज़ स्पष्ट हो गई होगी। अब इसके आगे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता, किसी भी रिएक्शन में जो है हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो सिंपल रिएक्शन है उसमें मॉलिक्यूलरिटी का जो डिटर्मिनेशन होगा वो इसके स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन जो इसकी होती है, यानी प्राथमिक पद में जो संतुलित समीकरण होता है उसी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी जटिल अभिक्रिया, तो इसमें डिफरेंट स्टेप, जितने भी अलग अलग पद होंगे इसके हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी। यानी वो अलग की बात है कि किसी 2 स्टेप की जो है मॉलिक्यूलरिटी सेम हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल अभिक्रिया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो एक से अधिक स्टेप में हो रही है, तो उसमें हर पद की जितने स्टेप होंगे सबकी मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी। यानी अलग अलग पद की आणविकता अलग अलग होगी, हर स्टेप की जो है मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी। और ये आइडेंटिकल भी हो सकती है और डिफरेंट भी, भिन्न भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, मॉलिक्यूलरिटी जो है ये सैद्धांतिक मान है। अभिक्रिया की जो आणविकता है वो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है।
इसके अलावा तो इस थ्योरेटिकल वैल्यू है, तो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज़्म अगर हम जानते हैं तो मैकेनिज़्म को देख करके हम अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। यानी उस रिएक्शन की क्रियाविधि को देख करके जो है हम हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, और इसकी वैल्यू इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जीरो होने का मतलब कि एक भी मॉलिक्यूल नहीं है और रिएक्शन हो रही है, जो कि पॉसिबल होगी ही नहीं। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव, और होल नंबर वैल्यू हमेशा धनात्मक और पूर्णांक में पॉजिटिव वैल्यू होगी और होल नंबर वैल्यू होगी, यानी पूर्णांक में इसका मान होगा। ये कभी भी ज़ीरो या निगेटिव नहीं हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इसमें मॉलिक्यूलरिटी वो एक्चुअली बताता क्या है, यानी आणविकता से हम किसी भी रिएक्शन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या बता सकते हैं। तो इससे ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग इफेक्टिवली, यानी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या बताती है। मॉलिक्यूलरिटी जो है ऑफ ए रिएक्शन molecularity of a reaction means that the number of colliding या molecules colliding effectively यानी इससे हम ये बता सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में एक साथ कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं। अभिक्रिया की आणविकता का अर्थ है कि उतने अणु एक साथ परस्पर टकरा रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान रखने चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में, बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने में ये सहायक हो सकते हैं। अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स which determines the rate expression।
order of reaction is defined as the number of molecules of reactant which determines the rate expression. यानी किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, या जो उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने में यूज़ होती है, उसके वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है। किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो उस अभिक्रिया का वेग नियम यानी रेट एक्सप्रेशन लिखने में प्रयुक्त होती है, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अब मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से हो रही है। ए और बी के बीच, जिसमें स्मॉल लेटर से लिखे हुए जो वर्ड हैं स्मॉल ए बी सी डी, ये इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, और इस रिएक्शन का रेट या वेग, इस अभिक्रिया की दर या वेग जो है वो जो ये दो रिएक्टेंट ए और बी हैं इनकी जो है M1 और M2 पावर, मतलब M1 और M2 पावर पर A और B के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा, अभिक्रिया का वेग नियम होगा, वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और उसकी सुटेबल पावर। तो यहाँ से इस रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी, यानी इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, M1 प्लस M2, यानी किसी भी जो रिएक्शन है उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में अभिक्रिया के वेग नियम में जो अभिक्रिया की घात होती हैं, अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ
पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर रेज्ड on concentration term in order to write rate expression। यानी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रताओं के घात के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी अभिक्रिया की वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इसको दूसरे ढंग से इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें बेसिक चीज ध्यान रखिए कुछ इसके बारे में, जैसे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आपको बताया। जो इस रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होती है, यानी अगर रिएक्शन जो है कंप्लीटिंग इन मोर देन वन स्टेप, अर्थात कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण हो रही है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा यानी मंदतम पद जो होगा वही रेट डिटरमाइन करता है। यही जो है डिटरमाइंस रेट। यानी ये वेग को निर्धारित करेगा, यानी इसमें वेग निर्धारित करने वाला पद कौन सा होगा? स्लोएस्ट स्टेप, मंदतम पद। दूसरी चीज, ये प्रायोगिक मान है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यानी हम रिएक्शन देख करके ये नहीं बता सकते कि जो उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हैं वही उसकी ऑर्डर होगी। यानी उस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी मॉलिक्यूलरिटी
ही जो है, जो उसके अणुओं की संख्या होगी अभिकारक की, वही उसकी कोटि है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जैसे मान लीजिए इन जनरल किसी फैक्ट्री में जो है बाइक बनती है, तो बाइक बनने में मान लीजिए एक दिन में जो है 20-30 पहिए बनते हैं। ठीक है, बाकी उसके अदर पार्ट भी 30-40 बनते हैं, लेकिन इंजन एक ही बनता है। तो टोटल जो बाइक तैयार होगी असेंबल होके, वो कितनी होगी? एक ही होगी। क्यों? जितने इंजन होंगे वही उस बाइक में फिट किए जा सकते हैं। तो वो जो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है, यानी जो सबसे कम होगा, मतलब सबसे मंद पद होगा, जो सबसे धीमा पद होगा, वही रेट को डिटरमाइन करेगा, और वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। यानी ये प्रायोगिक मान है, सैद्धांतिक मान नहीं है, ये प्रायोगिक रूप से निकाला जा सकता है। रिएक्शन देख करके हम नहीं बता सकते। तीसरी चीज़ इसके बारे में, जो ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन की, ऑर्डर वो 0, ठीक, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, भिन्नात्मक जिसको कह सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी हो सकती है। यानी अभिक्रिया की कोटि का मान 0, भिन्नात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है। तो इसी आधार पर जो है रिएक्शंस जो है उनको एक तरह से कहा जाए पुकारा जाता है। जैसे जिसमें ऑर्डर 0 हो, जिसमें 1 हो, 2 हो, तो ये कहलाएगी 0 ऑर्डर रिएक्शन। जिसमें ऑर्डर 1 हो उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसमें ऑर्डर 2 हो उसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जिसमें रिएक्शन की ऑर्डर n हो उसको nth ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। n-1 है तो n-1th ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और इसमें किसी भी रिएक्शन के लिए उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। तो ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, इस पॉइंट की हेल्प से जो है हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस लिख सकते हैं। यानी अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में जो है अंतर हम बता सकते हैं। अब कुछ रिएक्शंस देखिए जिनके जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो है कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन। तो इसके लिए जो रेट होगा रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी पावर 1, तो इस रिएक्शन की ऑर्डर 1 हो जाएगी। यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरह से एथाइल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये एस्टर होता है। इसकी हाइड्रोलिसिस, इसका जल अपघटन वाटर एक्सेस में होगा या एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराई जाएगी। तो ये हाइड्रोलाइज हो करके एसिड और अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो इसके लिए जो है
रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वाटर के कंसंट्रेशन पर नहीं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे, अगर कोई भी एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में है, यानी बहुत आधिक्य में उपस्थित है, तो उसके सापेक्ष, उसके रिस्पेक्ट में जो है ऑर्डर ज़ीरो होगी। यानी हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, H2O की कंसंट्रेशन इसकी पावर ज़ीरो, तो इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर होंगी उनका सम 1 + 0, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो कोई भी कंपोनेंट अगर लार्ज एक्सेस में है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ज़ीरो होगी। अगर कोई भी घटक या अवयव आधिक्य में है तो उसके सापेक्ष कोटि शून्य होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज करें तो रेट पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1000 ml वाटर है और आप उसमें 0.1 ml वाटर मिला लें तो उसके वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज होगा। 1000 मिलीलीटर जल में अगर हम 0.1 मिलीलीटर जल मिलाएं तो उसके आयतन में बहुत नगण्य परिवर्तन होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो किसी भी रिएक्शन में पूरे रिएक्शन के दौरान अगर कोई कंपोनेंट, कोई अवयव लार्ज एक्सेस में है या किसी की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन पूरी अभिक्रिया के दौरान कांस्टेंट रहता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ज़ीरो होती है। यानी वो रेट को डिटरमाइन नहीं करता, वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है। इसकी आपने डेफिनेशन लिखी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जो कंसंट्रेशन टर्म जो उसके रेट को डिटरमाइन करे, यानी जो उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो आप कंसंट्रेशन टर्म लिखते हैं उसको हम अगर उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करें तो रेट भी चेंज हो जाए। अगर इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट नहीं बदलती है तो उसके रिस्पेक्ट में वो ज़ीरो ऑर्डर होगी। यानी किसी भी अभिकारक की अगर हम सांद्रता बदल दें, यानी चेंज कर दें, आधी कर दें, दोगुनी कर दें या इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें, और रेट भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए, तब तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रही है। अगर वो चेंज करने पे नहीं चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में ज़ीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी एस्टर है, उसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस जो होती है वो ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर होती है। किसी भी एस्टर की अम्लीय माध्यम में अगर उसका जल अपघटन किया जाए तो वो सदैव प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर वही एस्टर उसका क्षारीय माध्यम में, अल्कलाइन मीडियम में जो है उसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन अल्कलाइन मीडियम, तो वो ऑलवेज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। यानी वो एस्टर की कंसंट्रेशन और जो एल्कली, जो क्षार आपने लिया है, इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यानी दोनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट चेंज हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ है वो ये मिला है
यानी ये दोनों रिएक्टेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इस केस में ऑर्डर क्या होगा? 0। सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इतनी चीज स्पष्ट हो गई होगी। अब एक टॉपिक और देखते हैं। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यानी आभासीय या छद्म, छद्म का मतलब नकली, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। यानी ऐसी रिएक्शंस जिनकी जो है ऑर्डर 1 हो लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 या 2 से अधिक हो, वो सब आभासीय एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी बहुत सी ऐसी रिएक्शन हैं जो बाई या ट्राई मॉलिक्यूलर हैं लेकिन उनकी ऑर्डर 1 होती है। दे आर नोन एज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? वो 2 और ग्रेटर देन 2, लेकिन ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का? 1। यानी इन अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो क्या होगी? 2 या 2 से अधिक, लेकिन उस अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होगा। अभी आपको एग्जाम्पल एक लिखा, जो आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या एक्सेस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक एथिल एसीटेट और एक वाटर, एथाइल एसीटेट एंड वाटर। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट के एक एक मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, वो क्या है? 1। तो ये किस में आएगा? स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में आएगा। इसी तरह से सुक्रोज, इसके सॉल्यूशन का इसकी हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये हाइड्रोलाइज होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब इसमें भी देखिए, इस रिएक्शन में भी एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का दिख रहा है और एक मॉलिक्यूल वाटर का। यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी
2 है, लेकिन जब इस रिएक्शन की ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकाली गई तो इसकी ऑर्डर जो है वो 1 आती है। यानी इसमें जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था वो केवल सुक्रोज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था, वाटर के अमाउंट पर नहीं। चाहे वाटर जितना अमाउंट हो उस पर डिपेंड नहीं करता था। इसी तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पे ये 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसीटेट और 1 मॉलिक्यूल वाटर देगा। तो यहाँ से देखने में देखिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 मॉलिक्यूल NaOH, 1 मॉलिक्यूल एथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, इसकी आणविकता तो 2 है, लेकिन ऑर्डर 2 नहीं है। एक्सपेरिमेंटली जो इसके लिए रेट फाइंड आउट किया गया तो वो पाया गया कि वो सिर्फ इस एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, एल्कली की कंसंट्रेशन पर नहीं। तो इस रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, 1+0, यानी ये स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, आभासीय एकाणुक अभिक्रिया। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी कि ऐसी रिएक्शंस या ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो लेकिन कोटि 1 हो, वो आभासीय एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी सच रिएक्शन which have molecularity 2 or more than 2 but follows first order kinetics are known as pseudo unimolecular reaction। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।